नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम क्यों नहीं करता, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर तो बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी होती है, स्टिल उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो उस वक्त ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आपके लिए नहीं काम कर रहा, और फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे देखा जाए तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिस पर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, और जितनी वीडियोस बनी है उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक प्रॉपर गाइडेंस यूट्यूब पर आपको बहुत कम ही मिलती है। अगर यूट्यूब के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो जाता है टेक्निक करना, और जितनी आपकी डिज़ायर्स है हर एक डिज़ायर के लिए डिफरेंट टेक्निक्स। फिर माइंड इस तरह से रेस्टलेस होने लगता है कि कौन सी डिज़ायर के लिए हमें कौन सी टेक्निक करनी चाहिए जिससे वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। और इस जगह पर फिर ऐसी वीडियोस भी आ जाती हैं जो ये दावा कर देती हैं कि इतने दिनों में ये चीज़ 100% आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, एक दिन में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, एक हफ्ते में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और क्योंकि हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब किसी के लिए वो चीज़ नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जिसकी वो डिज़ायर है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जितनी इंपॉर्टेंट होती है वो उसे इतनी जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उसे जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए वो प्रोसेस का हर उस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे वो चीज़ उन्हें मिल सके जो अपनी लाइफ में वो चाहते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो मोस्टली लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो यूट्यूब में यही देखते हैं कि जल्दी अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करे, जल्दी अपनी जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करे। जबकि ये समझना ज़रूरी है, अगर आप उस चीज़ को डिले भी करते हो, यानी वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें अगर टाइम भी लगता है आपको, तो क्या आप उसे मैनिफेस्ट करना ही छोड़ दोगे? नहीं ना। तो बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाए तो आती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक थॉट का अलाइनमेंट, एक वाइब्रेशन का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। और हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कोई हो सकता है स्टार्ट कर रहा हो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भरी हो, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की फीलिंग से अगर वो पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसे टाइम लगेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। वहीं अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एक अच्छी वाइब्रेशन में है, उसकी लाइफ में उतनी नेगेटिविटी नहीं है, उसे कोई प्रोसेस मिलता है फॉलो करने के लिए, तो अगर उसे वो इजीली फॉलो करेगा तो एक बार में भी उसको रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट है। तो ये वाइब्रेशन का डिफरेंस हर एक पर्सन में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसको समझे बिना हम मैनिफेस्ट जब करने जाते हैं तो हमें 100% फेलियर ही मिलता है, क्योंकि हमें दूसरों की फिर सक्सेस स्टोरीज दिख रही होती है, अपनी नहीं दिख रही होती। तो जब भी ऐसा हो आपके अराउंड, यानी दूसरों की मैनिफेस्टेशन हो रही है, आपकी नहीं हो रही, आपने सारे प्रोसेस करके देखे, किसी दूसरे पर्सन ने उतना एफर्ट ही नहीं लगाया फिर भी उसकी मैनिफेस्टेशन हो गई, तो ये समझना जरूरी है कि एफर्ट लगाना जरूरी नहीं है। जितना एफर्ट कम होगा मैनिफेस्टेशन उतना ज़्यादा ईजी होगा। तो वो लेस एफर्ट वाली जगह तक आपको पहुंचना है। जब आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में होते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होते हो, या अपनी डिज़ायर को लेकर जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है उसकी वजह से बहुत परेशान होते हो, तो माइंड आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती एक्शन लेने की कोशिश करता है, कि उसे लगता है कि अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फिर हम हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई टेक्निक हो, चाहे अपनी तरफ से कुछ करना हो, चाहे किसी को फॉरगिव करना हो, हर चीज़ करने को रेडी हो जाते हैं। रेडी होना ज़रूरी है, लेकिन इतनी सारी टेक्निक्स पे जंप करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक टेक्निक से भी दुनिया की सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम ये सोचते ही इस तरीके से है कि हर एक डिज़ायर के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करने चाहिए। प्रोसेस अगर आप डिफरेंट यूज़ करते हो तो अपने माइंड को इंगेज रखने के लिए करते हो, ताकि आपका माइंड बोरिंग ना फील करे। इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर एक डिज़ायर, यानी डिफरेंट डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट टेक्निक करनी पड़ती है, तो ये गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब आप ये करने जाते हो तो इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, एफर्ट आपका बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा लगती है, और एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। फिर हमें लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा, जबकि देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही आपके लिए काम कर रहा होता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती पूरी तरह से यूट्यूब पे, तो हमें लगता है कि हम टेक्निक कर लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, और उस पर हम अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं, और एट द एंड उसमें से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता होती कि जैसी फीलिंग है वैसी मैनिफेस्टेशन है,
एट द एंड जब आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ऐड करता जाएगा जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जाए। आपकी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न क्या है? आप देखोगे कि आपने मैनिफेस्टेशन करने के लिए इतनी टेक्निक्स ट्राई की और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई और उससे आपका फ्रस्ट्रेशन हुआ। इसका मतलब है कि आपके डिज़ायर के मैनिफेस्ट ना होने से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आपके अंदर है, तो यूनिवर्स आपको आपकी सारी डिजायर्स से दूर करता चला जाता है, जिससे आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गिरते गिरते स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चली जाती है। फिर लाइफ में और सिचुएशंस ऐसी बनने लगती है कि जिससे आपका स्ट्रेस, आपका एंग्जाइटी और आपका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगे। और इसमें ये होता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगती है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग बढ़ जाती है जब आपसे कोई चीज़ छिन जाए। तो ऐसे समय में ऐसा हो जाता है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, या आपकी जॉब छूट जाती है, या जॉब में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, या हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, या मनी को लेकर प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो वैसी ही चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होने लगती हैं और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है। अगर आपके अंदर डिप्रेशन की फीलिंग आ रही होती है तो यूनिवर्स उसको बढ़ा देता है आपकी लाइफ में उस तरह की मैनिफेस्टेशंस करके, या आपकी मैनिफेस्टेशंस को छीन के। और ऐसे में आप देखते हो कि आपका डायरेक्शन जो होता है आपके इमोशनल साइकिल का, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। यानी इमोशनल साइकिल को आप देखो 1 से लेकर 10 तक। 1 नंबर पे मान लीजिए जॉय, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड है। 10 नंबर पर आप मान लीजिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है। अब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो 10 नंबर वाली फीलिंग है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें से अगर आप नहीं निकलते हो तो वो आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को खा जाता है एक एक करके, और आपको पहुंचना होता है 1 नंबर पे, ताकि आपकी लाइफ की सारी मैनिफेस्टेशंस इजीली होती रहे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 नंबर पे नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 5, 5 to 10 ऐसे आप उसको देख सकते हो। 1 नंबर से 5 नंबर तक के बीच में आप अलाइनमेंट में हो, 5 से 10 में आप रेजिस्टेंस में हो। और जब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके नीचे जा रहे होते हो तो नीचे जाने की कोई लिमिट नहीं होती। 10 से भी आप कहीं ज़्यादा नीचे जाते हो। यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भी कोई हद नहीं होती, वो इतना नीचे आपको ढकेल सकता है। वहीं अलाइनमेंट की भी कोई हद नहीं होती कि 1 नंबर पे आप पहुंच भी जाओ तो कितनी ऊपर आप जा सकते हो, कितना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। हम मोस्टली अगर आप ये देखोगे अपनी फीलिंग्स के हिसाब से, जैसे मैंने बताया इमोशनल स्केल को देखो तो 10 नंबर पे जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। 9 नंबर पे मान लीजिए आपकी फ्रस्ट्रेशन। 8 नंबर पे मान लीजिए एंगर। 7 नंबर पे मान लीजिए फियर। 6 नंबर पे मान लीजिए ब्लेम। और 5 नंबर पे मान लीजिए होप। 4 नंबर पे मान लीजिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्ट करना कि मेरी लाइफ में भी अब सब कुछ सही होगा। 3 नंबर पर मान लीजिए बिलीफ। 2 नंबर पर मान लीजिए हैप्पीनेस। 1 नंबर पर मान लीजिए जॉय, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन। अब इस तरीके से आप अपने इमोशनल स्केल को देख सकते हो और 1 नंबर से 10 नंबर तक आप किस नंबर पर अभी हो। आप चाहे 1 नंबर पे हो, चाहे 10 नंबर पे हो, चाहे 5 नंबर पे हो, आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में हमेशा अपोजिट काम करेगा। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स मैनिफेस्ट हो रही होती है। हमको लगता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हुई है तो वो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो चीज़ अगर मैनिफेस्ट हो रही है तो वो हमारे अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन है। अगर हम जो चीज़ नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है तो वो बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्टेशन है। लेकिन देखोगे तो मैनिफेस्टेशन दोनों ही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही तरफ में आपके लिए काम कर रहा है। एक जगह पे आपके साथ है, दूसरी जगह पे आपके अपोजिट है। अब मान लीजिए आप 1 नंबर से 10 नंबर पे किसी भी नंबर पे हो, आप देख लो कि किस नंबर पे हो। मान लीजिए आप 10 नंबर पे हो तो 10 से आपको सीधा 1 पे नहीं जाना है, 10 से 9 पे जाना है, 9 से 8 पे जाना है, 8 से 7 पे जाना है, 7 से 6, 6 से 5, ऐसे करते करते आपको 1 पे जाना है। अगर आप सीधा 10 से 1 पे जाने की कोशिश करोगे डायरेक्ट जंप लगाकर, और ये सोचोगे कि मेरी लाइफ में आज पूरी नेगेटिविटी है, अगले दिन पूरी पॉजिटिविटी हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है एक झटके में। यानी पॉसिबल तो पूरी तरह से है लेकिन एक झटके में पॉसिबल नहीं है। एक एक स्टेप करके ही आपको जाना होता है। वहीं आप जब नंबर 1 पे भी होते हो ना, तो नंबर 1 से भी जब आपकी वाइब्रेशन नीचे के गिरती है तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके जाते हो और उसके बाद एट द एंड तक चले जाते हो, अगर आप अपनी वाइब्रेशन का मेंटेन नहीं रखते तो इस डायरेक्शन को समझना होता है कि आपकी फीलिंग्स में कितना इंप्रूवमेंट है। और अपनी मैनिफेस्टेशन को अगर देखा जाता है तो अपनी इंप्रूवमेंट से देखा जाता है फीलिंग की, लेकिन हम देखते हैं हमेशा मैनिफेस्टेशन से कि मुझे मनी चाहिए तो मनी मिल गया तो मैनिफेस्टेशन है, जबकि फीलिंग देखनी चाहिए। मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब इन तीनों एस्पेक्ट में से या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को आप सोचकर अपने आप को 1 से 10 नंबर के इमोशनल स्केल में देखो, कितने नंबर पे हो आप। क्या आपको उसके ना होने से डिप्रेशन फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है,
यानी आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यानी स्पेसिफिक पर्सन हो या जॉब हो या मनी हो या हेल्थ हो, इसके बारे में सोचकर अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें फील होती है तो आप नंबर 10 पे हो। अब आपको ये नहीं करना है कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर या मनी को लेकर या जॉब को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करने की या लव अप्रिसिएशन फील करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर नंबर 10 वाली स्टेट पे हो तो 10 वाले से 1 तक का जंप बहुत बड़ा है। 5 नंबर पर आप होते तो एक बार को एक जंप लगा भी सकते 1 नंबर पे, लेकिन 10 से सीधे 1 पे जाना बहुत मुश्किल। अब आपका काम बस ये बनता है अपने साथ ईजी रहो, अपने तरीके से रहो, अपने आप को ज़बरदस्ती इतना पुश मत करो कि वो चीज़ आपकी कभी हो ना पाए और जो चीज़ आपकी लाइफ में है वो भी ख़त्म होती जाए। इस जगह पर आपको क्या करना है, आपको 10 नंबर से उठ के 9 नंबर पे आना है। और 9 नंबर पे क्या है, फ्रस्ट्रेशन। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर डिप्रेशन फील करते हो या स्ट्रेस, एंग्जाइटी फील करते हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में इस वक्त नहीं है, तो ये फीलिंग की बजाय आप अपने आप में फ्रस्ट्रेशन फीलिंग करने की कोशिश करो या अपने अंदर उस एंगर को फील करने की कोशिश करो। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एंगर और फ्रस्ट्रेशन अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और इसमें आपको हमेशा रुकना नहीं होता। लेकिन ये समझना है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बहुत बेहतर है। जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाली फीलिंग में होते हो तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, लेकिन जब आप एंगर में होते हो, फ्रस्ट्रेशन में होते हो, तो अपनी मन की भड़ास आप बाहर निकाल रहे होते हो। ऐसे में क्या है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचते हो, तो आप 9 नंबर पे या 8 नंबर पे आ जाते हो। जब आप इस जगह पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, इससे ऊपर जाना होता है। और इससे ऊपर जाने के लिए ब्लेम का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जैसे 10 नंबर पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, 9 नंबर पे मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन है, 8 नंबर पे एंगर है, तो 7 नंबर पे ब्लेम है। अब आप एंगर की फीलिंग में हो, आपको एंगर की फीलिंग को रिलीज करके ब्लेम पे जाना है, या स्ट्रेस, एंग्जाइटी की फीलिंग को भी आप डायरेक्टली ब्लेम पे ले जा सकते हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि सामने वाले पर्सन को आप फॉरगिव कर दो, लेकिन वो चीज़ का रेजिस्टेंस आपके अंदर इतना ज़्यादा होता है और वो पर्सन आपको चाहिए होता है आपकी लाइफ में, तो आपके अंदर जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है उसकी वजह से आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते। लेकिन आपको कहा जाता है कि आपको करना पड़ेगा अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको चाहिए तो। और फिर आप डर से करने लगते हो और डर की वजह से और ज़्यादा रेजिस्टेंस में आने लगते हो, क्योंकि आप जो कर रहे होते हो उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि लोग इस तरीके से सिखा देते हैं कि आपको कुछ बुरा कहना ही नहीं है सामने वाले को, उल्टा आपको ब्लेस करना है उसको। और आपकी दिली तमन्ना नहीं होती ये करने की, आपको करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो इस जगह पे देखते हो कि आप उस पर्सन के पीछे या उस चीज़ के पीछे या उस जॉब के पीछे पूरी तरह से भागने लगते हो। हर वो कोशिश करते हो जिससे वो पर्सन, वो जॉब, वो मनी आपको मिल जाए, लेकिन जितना आप उसके पीछे भागते जाते हो वो चीज़ उतना ज़्यादा दूर जाती जाती है, क्योंकि आप इस इमोशन को नहीं समझ पाते। और जितना ज़्यादा भागते जाते हो उतना स्ट्रेस, उतना एंग्जाइटी, उतना डिप्रेशन और क्रिएट करते जाते हो। और क्योंकि उसके पीछे भागने की वजह से आपको ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, तो वो और उतना दूर भागता जाता है आपसे, वो चीज़ और उतनी दूर भागती जाती है, वो पर्सन और इतनी दूर भागता जाता है कि आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बढ़ता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और स्ट्रांगली वर्क करने लगता है आपके अगेंस्ट में। जबकि सीधा अगर आप ब्लेम वाली फीलिंग पे आ जाओगे, ठीक है भाड़ में जाए सामने वाला पर्सन, मुझे अपने लिए सबसे पहले करना है, मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, तो ऐसे में लगता जरूर है कि हम सामने वाले पर्सन को या सामने वाली चीज़ को खो देंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो खोने को कुछ नहीं होता, खोने को सिर्फ आपका ये होता है कि आप अपने डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी, अपने स्ट्रेस को खो देते हो पूरी तरह से और ब्लेम पे आ जाते हो। और ब्लेम करना रेजिस्टेंस है, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब आप ब्लेम कर देते हो तो अपनी तरफ से जो गुस्सा, जो भड़ास होती है सारी एक बार में निकल जाती है। तो जब वहाँ पर आप पहुँचते हो तो एक बार को फियर आता है, यानी ब्लेम आपने कर दिया, अब ब्लेम के बाद आपका फियर आएगा, 6 नंबर वाला इमोशन। अब फियर इस चीज़ से रिलेटेड होगा कि मैंने उसे इतना कुछ बोल दिया या उस चीज़ के बारे में मैंने इतनी कंप्लेन कर दिया, वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो ऐसा थॉट्स आपको आना होगा, यानी वो बेसिकली आएगा ही क्योंकि आप उस फीलिंग में होगे। फिर उस फीलिंग से निकल कर जाना है आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में, और वो आप इस तरह के इमोशन से जाते हो कि जो हुआ सो हुआ, मुझे अपनी तरफ से जो गुस्सा था मैंने अपनी तरफ से निकाल दिया, मुझे सामने वाले पर्सन पे या सामने वाली चीज़ पे या कोई भी मुझे उस जगह से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ सबसे पहले, मेरे लिए मेरी खुशियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज़ें बीत चुकी उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। ये फीलिंग जब आपके अंदर आती है आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में जंप कर जाते हो। तो ऐसे में देखोगे तो 10 नंबर से 5 नंबर तक आप कितनी आसानी से आ गए। अब 5 से आप 1 तक भी उसी आसानी से चले जाओगे, क्योंकि जब आप 5 नंबर पे पहुंच जाओगे ना, आपको रोकने के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगी उतनी। थोड़ा बहुत तो आपका ध्यान पीछे जाएगा, लेकिन
फोकस आपका अपवर्ड्स की तरफ होगा, 5 से 1 तक जाने की तरफ होगा। और 5 पे भी आप देखोगे ना बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है। फिर इस तरीके से आपकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है और उसको आपको हमेशा बढ़ाते चले जाना होता है। और यही आपको लाइफ में करना होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपको नहीं करनी होती, मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स खुद कर देता है आपकी वाइब्रेशन को देखते हुए। जब तक ये नीचे की वाइब्रेशंस में आप हो तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, ये 100% गारंटी है। लेकिन आप ऐसे अपनी वाइब्रेशन को जंप कराते हो 10 से 1 पे या 10 से 2 पे, तो वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि रेजिस्टेंस उस जगह पे और घेरने लगती है। क्योंकि थॉट्स को और फीलिंग्स को इतने अच्छे से बनाने की हैबिट उस वक्त आपकी नहीं होती, तो तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और आप देखो तो लाइफ में हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चलो तो बहुत ईजी होता है। फिर 10 से 9, 9 से 8, 9 से 7 या 6 ऐसे करते करते 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से आप आओगे तो आपके लिए ईजी होगा। अगर 10 to 1 आने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल होगा। और जब आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आते जाओगे और अपने डायरेक्शन को हमेशा ऊपर की फीलिंग की तरफ रखते रहोगे, तो आपकी जो फीलिंग पीछे की होती जाएंगी ना, रेजिस्टेंस वाली, वो ऑटोमेटिकली छूटती जाएंगी। आपके अंदर से वो इमोशन बाहर आते जाएंगे। तो वो इमोशन आपके अंदर नहीं रहेंगे तो उस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं होंगी। आप मान लीजिए 5 नंबर पे आ जाते हो, तो 5 नंबर की फीलिंग जैसे मैंने बताई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की। अब एग्जैक्टली अब्राहम का जो इमोशनल साइकिल है वो इस तरीके का नहीं है, यानी इसी तरीके का है बेसिकली, लेकिन और थोड़ा बड़ा है। उसमें और इमोशंस को और अच्छे से उन्होंने बताया है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 1 से 10 तक बताया, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे जैसे डायरेक्शन अपवर्ड्स की तरफ होता है, 5 नंबर पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। आपके अंदर वो एक्सपेक्टेशन आ रही है कि हाँ मेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उस जगह पर आपकी नज़र जाती है कि हाँ मैंने अपने अंदर ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखी, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। अब वो चीज़ दिखेगी तो उस चीज़ पे आपका माइंड बिलीव कर पाएगा। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से आप उठ के 4 नंबर पे आ जाओगे, बिलीव। आप बिलीव कर पाओगे क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो चीज़ होती हुई दिख रही होगी, आपकी लाइफ बेटर होती हुई आपको दिख रही होगी, और उसकी वजह से बिलीव आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। और उस बिलीव के स्ट्रांग होने की वजह से आप और हैप्पी फील करने लगोगे। आप हैप्पीनेस की फीलिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे। एक बार आप उस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट करने लगोगे तो आप उसके लिए जॉय भी फील करोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी फील करोगे, उसके लिए अप्रिसिएशन भी फील करोगे। और यहाँ पर जब आप पहुँचोगे ना, तो आपको अपने इमोशंस को फेक नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो रही होंगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही होगी। आपको सब नज़र आ रहा होगा, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा ऑटोमेटिकली। इमोशंस आपके फेक नहीं हो रहे होंगे, जो डायरेक्ट जंप लगाने में हमेशा लगते हैं। अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि कैसे है। अब इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपकी लाइफ में मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो चलो मैं आपको समझाने के लिए ये इमोशंस बता रहा हूँ, लेकिन ये इमोशंस जिस पर्सन के अंदर होते हैं ना, नंबर 10 वाले, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाले, उस पर्सन के लिए कोई चॉइस ही नहीं बचती बेचारे के पास। वो कितना ही पॉजिटिव सोचने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो परेशान ही होता जाता है, क्योंकि उसके पास वो थॉट्स, वो फीलिंग्स उस वक्त होती ही नहीं है क्रिएट करने के लिए। उसके लाइफ पे पूरी रेजिस्टेंस पूरी तरह से भरी होती है। तो वहाँ से निकलना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि नहीं निकलोगे तो फिर वो रेजिस्टेंस और बढ़ती जाएगी। आप और अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे, आप अपने आप को परेशान करोगे, अपनी लाइफ की सारी चीज़ें खोते चलोगे एक के बाद एक। तो ऐसी जगह पे साइलेंस मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आपको सोच नहीं रहे होते हो, उल्टा जो थॉट्स आ रहे होते हो उस पर से ध्यान हटा रहे होते हो। और जैसा अब्राहम कहती है, हर एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव साइड है तो दूसरा नेगेटिव साइड है। अगर आपका नेगेटिव साइड पे फोकस है तो नेगेटिव साइड को शिफ्ट करने के लिए या तो आप पॉजिटिव सोच सकते हो, जिससे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। लेकिन नंबर 10 वाले पर्सन के पास फिर वो चीज़ नहीं होती, तो कैसे बेचारा पॉजिटिविटी पे जाएगा या जाएगी। तो ऐसे में मेडिटेशन उस पर्सन को हेल्प करता है कि वो नेगेटिविटी से ध्यान ही हटाने लगता है। जब नेगेटिविटी से ध्यान हट जाता है, कम होने लगता है, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगती है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, जैसे मेडिटेशन आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि आप पुराने इमोशन से निकल के एक और इमोशन में जा रहे होते हो। तो वहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम, जेलसी ऐसे इमोशंस होते हैं। तो ये इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर होने ही होने हैं। और इसको भी आप इंडिकेशन समझ सकते हो कि आप डिप्रेशन की जगह पे एंगर फील कर रहे हो, डिप्रेशन की जगह पे ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान उन थॉट से हटता जा रहा है धीरे धीरे, जो आपको परेशान कर रहे थे। तो आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है धीरे धीरे, उसकी वजह से आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। ऐसे में कई बार लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, उसकी वजह से वो वापस से रेजिस्टेंस में फंस जाते हैं। लेकिन शुरू का वो कॉन्ट्रास्ट बर्दाश्त करके अपने आप को प्रैक्टिस में अगर कंटिन्यू रख ले,
तो 1 से 1.5 महीने में काफ़ी रेजिस्टेंस आपकी रिलीज हो जाती है। उसके लिए डेली का 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत काफ़ी होता है देखा जाए तो। अगर आप स्टार्ट करते हो पहले दिन मेडिटेशन, तो जितने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में आप हो, 1 महीने बाद उससे कहीं ज़्यादा कम में आप होंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपका डायरेक्शन अपवर्ड्स है और ये डायरेक्शन में आप चलते जाओगे, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। इतना ही ईजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप मेडिटेशन करते जाओगे, आपको कॉन्ट्रास्ट भी आएगा, लेकिन आप उसे कंटिन्यू करते जाओगे तो वो कॉन्ट्रास्ट से बाहर आते जाओगे। इमोशंस आपके पीछे छूटते जाएंगे। शुरू में वो इमोशंस आपको परेशान बहुत करेंगे, लेकिन आपको सहना होगा उस जगह पे, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे मेडिटेशन में कंटिन्यू रहोगे 2-3 महीने, आप देखोगे सारे इमोशंस जो नेगेटिविटी वाले हैं वो पूरी तरह से खत्म होने लगेंगे। फिर आप एक पॉजिटिव वाली इमोशंस पे आ जाओगे, वहां से फिर आप उस चीज को इजीली आगे कर पाओगे। फिर वहां से अगर आपकी वाइब्रेशन गिरेगी भी ना 1 नंबर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर 6 नंबर पे जाएगी, तो वहाँ पे भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको वापस से 6 नंबर से 5 नंबर, 5 नंबर से 4 नंबर ऐसे करते रहोगे। लेकिन जब वो एक बार में 9-10 नंबर पे आ जाती ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ऊपर उठाना। तो आपको वहीं से ऊपर उठना है, इसके लिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ समझना जरूरी है। आप मेडिटेशन में कंटिन्यू रहोगे, आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए उतनी प्रॉब्लम देंगी ही नहीं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कभी भी आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता, वो नेगेटिविटी से डायरेक्टली आपका ध्यान हटा देता है। और अगर आप मान लीजिए 6 या 7 नंबर पे हो, उस जगह पर अगर आप चाहो तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन वाले दूसरे प्रोसेसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी 10 नंबर पे आप हो, आपके लिए वहाँ पे मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। एंगर फ्रस्ट्रेशन वाले टाइप वाली जगह में हो, तो वहाँ पर आपके लिए ग्रेटिट्यूड वॉक, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग मेथड, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और इन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। बेसिकली इनका ये मतलब होता है कि ये आपके थॉट को शिफ्ट करते हैं, आपको थोड़ा शिफ्ट देने की हेल्प करते हैं। यानी जब हम कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं या पिवटिंग करते हैं या ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं, तो हम वहाँ पर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने में हम इसे करेंगे, 1 दिन में ये चीज़ हो जानी चाहिए, इतने हफ्ते में ये चीज़ हो जानी चाहिए, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ तो हो जानी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। इसी चीज़ में माइंड फंसा रहता है। तो यहाँ पर भी ये समझना जरूरी है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पूरे अच्छे से सीखना है, कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके लिए ये चीज़ नेचुरल हो जाए कि आप नंबर 1 पर रहो और उसको मेंटेन करते जाओ, या 5-6 तक भी जाओ, लेकिन वापस नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाओ। इस तरीके से आपका इमोशंस अपवर्ड्स डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा, और वो रहेगा तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से इमोशंस अपने बाय डिफ़ॉल्ट चलने की वजह से वो रेजिस्टेंस की तरफ गिरते गए, उसी तरह से प्रैक्टिस करते करते वो वापस ऊपर की तरफ खुद आते जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट प्रैक्टिस में टाइम देना है, और जितना प्रैक्टिस में आप टाइम देते जाओगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा। और इस तरीके से फिर आप भी इजीली बोल पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फेवर में हमेशा काम करता है। और ये जो चीज़ मैंने बताई, ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी डिप्रेशन में था, तो नंबर 10 वाली स्टेट पे था। आज आप खुद देखते हो कि मैं किस स्टेट पे हूँ। अगर आपको लगता है मेरी जर्नी आपको देखने की इच्छा है, तो मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस जो इस चैनल पे मैंने बहुत पहले बनाई हैं, वहीं से जाकर आप मेरी जर्नी को पूरे अच्छे से देख सकते हो। मेरे तब के बोलने की स्टाइल, अभी के बोलने की स्टाइल, तब की मैनिफेस्टेशन, अभी की मैनिफेस्टेशन, बहुत डिफरेंट आपको खुद दिखेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन ले सकते हो। अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना है तो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।